समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था, जिससे उसका हिसाब रख पाना असंभव लग रहा था। प्रत्येक दिन व्यस्त रहता था। व्हाइट हाउस में बिताए गए एक एक दिन इतना व्यस्त होता था कि शुक्रवार को मुझे ये याद करना पड़ता था कि मैंने सोमवार और मंगलवार को क्या किया था। कई बार जब मैं डिनर के लिए बैठती थी तो मैं ये सोचती थी कि मैंने लंच कहाँ किया था। अभी भी मुझे यह बात मुश्किल से याद आती है। गति बहुत तेज थी और सोचने का समय बहुत कम। एक ही दोपहर में कई आधिकारिक बैठकें होती थी, कई कार्यक्रम और एक फोटोशूट भी। हो सकता है कि एक दिन में मैं कई राज्यों में जाऊं, 12,000 लोगों के सामने भाषण दूं या साउथ लॉन में 400 बच्चों के साथ जंपिंग जैक खेलूं, और यह सब करने के बाद शाम के रिसेप्शन के लिए एक बढ़िया ड्रेस पहनूं। जिन दिनों कोई सरकारी काम नहीं होता था, उन दिनों मैं साशा और मालिया के जीवन के मसले को सुलझाती थी और फिर ऊपर चली जाती थी, वापस बाल, मेकअप और कपड़ों की दुनिया में लाखों लोगों के सामने लौट आती थी। जैसे जैसे हम 2012 में बराक के पुनर्निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे थे, तो मुझे लगता था कि मैं आराम नहीं कर सकती और मुझे आराम नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी अपने लिए अनुग्रह बन रही थी। मैं अक्सर सोचती थी कि मैं किसकी और कितनी कर्जदार थी। मैं अपने साथ इतिहास लेकर चलती थी और यह राष्ट्रपति या प्रथम महिला का नहीं होता था। मैं उस तरह से जॉन किन्सी एडम की कहानियों को अपने आप से नहीं जोड़ पाती थी, जिस तरह सोजोनर ट्रूथ के साथ या किसी तरह मैं हैरियट तुबमैन के साथ महसूस करती थी, उस तरह से वुड्रो विलियम्स के साथ नहीं। रोजा पार्क्स और कोरेटा स्कॉट किंग के संघर्ष की कहानियां मुझे ज्यादा परिचित लगती थी, बजाय रूजवेल्ट और आइजनवॉर की कहानियों में। मैं उनके इतिहास को जीती थी, साथ में अपनी माँ और नानी के। इसमें से कोई भी स्त्री ने उस तरह के जीवन को जीने की कल्पना नहीं की होगी जिस तरह का जीवन अब मेरे पास था, लेकिन उनको यह विश्वास था कि एक दिन उनके संघर्ष से बहुत कुछ बेहतर सामने आएगा। आखिरकार मेरे जैसी किसी महिला के लिए मैं दुनिया में इन बातों को इस तरह से रखना चाहती थी कि वे यह जानकर उनका सम्मान करें कि वे कौन थी। मैं इसको अपने ऊपर दबाव की तरह रखती थी, एक ऐसी जरूरत की कुछ भी गड़बड़ न करो। वैसे तो मैं एक लोकप्रिय प्रथम महिला के रूप में देखी जाती थी, लेकिन मैं यह बिना सोचे नहीं रह पाती थी कि मेरी आलोचना किस तरह से की जाती थी उन लोगों द्वारा जिन्होंने मेरी त्वचा के रंग के हिसाब से मेरे बारे में धारणाएं बनाई थी। इसीलिए मैं अपने दफ्तर के एक कोने में टेलीप्रॉम्प्टर पर अपना भाषण को बार बार दोहराती रहती थी। मैं अपनी दिनचर्या बनाने वालों और उनको अंजाम देने वालों के ऊपर दबाव बनाए रखती थी ताकि मेरे सभी आयोजन सही तरह से समय पर संपन्न हो जाए। मैं अपने नीति सलाहकारों के ऊपर इस बात से जोर देती थी कि वे लेट्स रिच अभियान की पहुंच को बढ़ाते रहे और उससे लोगों को जोड़ते रहे। मेरा ध्यान इस बात के ऊपर था कि किसी भी तरह के मौके को बर्बाद जाने न दूं, बल्कि कई बार मुझे खुद को इस बात की याद दिलानी पड़ती थी कि मुझे कुछ देर सांस भी लेनी चाहिए। बराक और मैं दोनों इस बात को जानते थे कि आगे प्रचार के दौरान अधिक यात्रा करने की जरूरत पड़ेगी, अधिक रणनीति बनानी पड़ेगी और अधिक चिंता भी करनी पड़ेगी। पुनर्निर्वाचन की चिंता न करना असंभव था। खर्च बहुत अधिक था और जिम्मेदारी भी अधिक थी। इस चुनाव से यह तय होने वाला था कि स्वास्थ्य सेवा संबंधित नए कानून का भविष्य क्या हो सकता था, या अमेरिकी पर्यावरण में बदलाव का मुकाबला करने के लिए वैश्विक प्रयास का हिस्सा होता या नहीं। व्हाइट हाउस में काम करने वाले सभी लोगों को यह नहीं लग रहा था कि हम दोबारा चुनाव जीत जाएंगे या नहीं। मैं यह कोशिश कर रही थी कि इन संभावनाओं के बारे में भी विचार न करूं कि बराक चुनाव में हार भी सकता था, लेकिन यह हो सकता था। मेरे अंदर इसका डर था। हम दोनों में से कोई भी इसको आवाज देने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। 2011 की गर्मियां बराक के लिए खास तौर पर तकलीफ दे रही। जिद्दी कांग्रेस रिपब्लिकन सदस्य ने नई सरकारी ब्रांड को मान्यता देने से मना कर दिया। यह आमतौर पर साधारण प्रक्रिया थी जिसका मकसद होता था कि ऋण की सीमा को बढ़ाना। उनका यह कहना था कि जब तक सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेड और मेडिकेयर जैसे कार्यक्रमों में कटौती की जा सकती है, वे ऐसा नहीं कर सकते।
बराक ने इसका विरोध किया था क्योंकि इससे उन लोगों को तकलीफ होती थी जो सबसे अधिक संघर्ष कर रहे थे। इस बीच श्रम विभाग ने मासिक जॉब रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके हिसाब से विकास निरंतर हो रहा था लेकिन धीमा था, जिससे यह समझ में आता था कि देश 2008 के संकट से निकल तो पाया था, लेकिन वह अभी भी वहाँ नहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था। बहुत से लोग बराक को दोष दे रहे थे। ओबामा बिन लादेन की मौत के बाद उसकी स्वीकृति की दर बहुत बढ़ गई थी, 2 साल की सबसे ऊंचाइयों पर थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही ऋण सीमा के विवाद और नई मंदी की चिंताओं के कारण वे सबसे नीचे भी गिर गए थे। यह सब कोलाहल बढ़ रहा था। मैं सद्भावना यात्रा पर दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा पर गई थी, जिसका आयोजन महीनों पहले ही किया गया था। साशा और मालिया का स्कूल भी अभी खत्म हुआ था, इसीलिए वे भी मेरे साथ जा सकती थी। साथ में मेरी माँ और क्रैग के बच्चे लेस्ली और एवरी भी थे, जो अब बड़े हो गए थे। मैं वहाँ अमेरिका द्वारा आयोजित महादेश भर की युवा अफ्रीकी महिलाओं के एक मंच को संबोधित करने जा रही थी, लेकिन हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों में सामुदायिक गतिविधियों को भी शामिल किया था, गौ स्वास्थ्य और शिक्षा के ताल्लुक रखते हुए। साथ ही हम स्थानीय नेताओं और यूएस दूतावास के कर्मचारियों से भी मिलने गए थे। हम लोगों ने बोत्सवाना की एक छोटी सी यात्रा की, वहाँ के राष्ट्रपति से मिली और एक सामुदायिक HVI क्लिनिक में भी गई। घर वापस आने से पहले हम लोगों ने जल्दी से एक जंगल की सैर भी की। हम जल्दी ही दक्षिण अफ्रीका की ऊर्जा से प्रभावित हुए। जोहान्सबर्ग में हम रंगभेद संग्रहालय गए और शहर के उत्तर में एक अश्वेत बस्ती में सामुदायिक केंद्र के बच्चों के साथ डांस किया और किताबें पढ़ी। केपटाउन में सॉकर के स्टेडियम में हमने सामुदायिक आयोजकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों से मिले, जो खेल कार्यक्रमों के माध्यम से HIV एड्स के बारे में बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे थे। हमें आर्चबिशप डेसमंड टुटू से मिलवाया गया, जिन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। टुटू की उम्र अब 79 साल की हो चुकी थी। वे खूब हंसते थे और उनकी आंखों में चमक थी। जब उन्होंने यह सुना कि मैं स्टेडियम में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली थी, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे बच्चों के सामने मेरे साथ पुशअप करें। दक्षिण अफ्रीका में इन कुछ दिनों की यात्रा के दौरान मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उड़ रही थी। 1991 में कीनिया की यात्रा के बाद यह यात्रा लंबे समय के बाद की गई थी, जब मैं बराक के साथ मतातूस में सफर कर रही थी और ओमा की खटारा गाड़ी में वहाँ की धूल भरी सड़कों पर यात्रा कर रही थी। मुझे एक तरफ जेटलैग हो रहा था और दूसरी तरफ मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। यह ऐसा था मानो हम लोग इतिहास और संस्कृति की विशाल मिलन घेरे में आ गए थे, जिससे अचानक ये याद आ गया कि समय के इस विशाल चक्र के बीच हम कितने छोटे थे। उस मंच के लिए 76 युवा महिला कार्यकर्ताओं का चुनाव किया गया था, क्योंकि वे अपने समुदाय के लिए अच्छा काम कर रही थी। उनके बीच मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे उम्मीद से भर दिया। मुझे बेहतर तरीके से यह महसूस कराया कि मैं बुजुर्ग हो चुकी थी। अफ्रीका की आबादी का उस समय 60% 25 साल से कम उम्र का था, जहाँ जो महिला थी वे सब 30 साल की उम्र की थी और कुछ तो 16 साल की थी, जो गैर सरकारी संगठन बना रही थी, दूसरी महिलाओं के लिए कामकाज का प्रशिक्षण दे रही थी और सरकारी भ्रष्टाचार के सामने बातें कर कर जेल जाने के लिए खतरा भी उठा रही थी। और अब वे आपस में जुड़ी हुई थी, प्रशिक्षित थी और उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि इससे उनकी शक्ति में और क्षमता में और भी वृद्धि होगी। सबसे विस्मयकारी घटना हालांकि जल्द ही आई। मेरी यात्रा के दूसरे दिन घटी। मेरा परिवार और मैं जोहान्सबर्ग में नेल्सन मंडेला न्यास के मुख्यालय गए। साथ में ग्रासा मंचेल थी, जो जानी मानी मानव अधिकार कार्यकर्ता थी और मंडेला की पत्नी। जब हमें यह पता चला कि मंडेला पास के एक घर में खुद हमारा स्वागत करना चाहते थे, जाहिर है हम तत्काल गए। उस समय नेल्सन मंडेला की उम्र 92 साल थी। कुछ साल पहले फेफड़ों की समस्या के कारण उनको अस्पताल जाना पड़ता था। मुझे यह बताया गया था
कि वे शायद ही किसी से मिलते थे। बराक उनसे 6 साल पहले मिल चुका था, तब वह सीनेटर था और नेल्सन मंडेला वॉशिंगटन की यात्रा पर आए थे। उस मुलाकात की एक फ्रेम करवाई थी और उस तस्वीर को बराक ने अपने दफ्तर में लगा रखा था। यहाँ तक कि मेरी बेटियां साशा जो 10 साल की थी और मालिया जो 13 साल की होने वाली थी, वह भी ये बात समझ गई कि यह कितनी बड़ी बात थी। जहाँ तक कि हर बातों से अप्रभावित रहने वाली मेरी माँ भी कुछ हैरान थी। ऐसा कोई जीवित इंसान नहीं था जिसने दुनिया में इतने सार्थक तरीके से प्रभाव डाला था जितने सार्थक तरीके से नेल्सन मंडेला ने डाला था। कम से कम मुझे ऐसा लगता है। 1940 के दशक में वे युवा थे जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ली और साहस के साथ खुलेआम दक्षिण अफ्रीका की सरकार और उसकी नस्लवादी नीतियों को चुनौती देना शुरू कर दिया, जिसमें सभी श्वेत थे। वे 44 साल के थे जब उन्होंने अपनी गतिविधियों के कारण बेड़ियों में जकड़कर जेल में भेज दिया गया और अंततः जब 1990 में वे जेल से रिहा हुए तब उनकी उम्र 71 साल की हो चुकी थी। 27 साल जेल में वंचित और एकांत में रहते हुए नस्लवादी सरकार के दौरान उनके बहुत से साथी उत्पीड़ित किए गए और मार डाले गए, लेकिन मंडेला ने सरकार के नेताओं के साथ समझौता किया बजाय लड़ाई करने के, जिसके कारण चमत्कारिक तरीके से अफ्रीका में सच्चे जनतंत्र का उदय हुआ और मंडेला प्रथम राष्ट्रपति बने। मंडेला पत्तों के भरे एक उपनगरीय सड़क पर रहते थे। उनका घर भूमध्य सागरीय शैली से बना हुआ था, जिनकी दीवारें पीले रंग के कंक्रीट की थी। ग्रास मंडेला हमें एक गलियारों के रास्ते से लेकर गई जो पेड़ों से घिरा हुआ था। घर में एक बड़े धूप से भरे कमरे में उनके पति कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके सर पर बाल कम थे और सफेद थे। उन्होंने गहरे हरे रंग की छापे वाली कमीज पहनी हुई थी। किसी ने उनकी गोद पर सफेद रंग के कंबल डाल दी थी। उनके आसपास कई पीढ़ी के रिश्तेदार थे जिन्होंने हमारा स्वागत किया। उस कमरे की चमक में परिवार के सदस्यों को देखकर, गृहस्वामी के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर मुझे अपने नाना साउथ साइड के घर जाना याद आ गया, जहां मैं बचपन में जाती थी। आते हुए मैं घबराई हुई थी, लेकिन अब राहत महसूस कर रही थी। सच्चाई यह थी कि मुझे यह नहीं लग रहा था कि गृहस्वामी को खुद यह बात अच्छी तरह से समझ में आई थी कि हम कौन थे और वहाँ क्यों गए थे। वह उस वक्त बूढ़े हो चुके थे। उनका ध्यान इधर उधर हो जाता था। सुनने में कुछ दिक्कत हो रही थी। यह मिशेल ओबामा है, ग्रासा ने उनके कानों के पास जाकर कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, नेल्सन मंडेला ने फुसफुसाते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, जबकि सच बात यह है कि मैं कोई भी हो सकती थी। यह साफ लग रहा था कि उनके पास जो भी जाता था वे उसे देखकर उसी तरह गर्मजोशी दिखाते थे। मंडेला के साथ मेरी मुलाकात शांत थी और बहुत गहरी भी, शायद अधिक गहरी, जबकि वह मुलाकात खामोशी में हुई थी। उनके जीवन के शब्द अधिकतर अब बोले जा चुके थे। उनके भाषण और उनकी चिट्ठियाँ, उनकी किताबें और प्रतिरोध पे उनके नारे केवल अब उनकी कहानी से ही नहीं जुड़े थे, बल्कि पूरी मानवता के लिए थे। उनके साथ जो छोटा सा वक्त बिताया था, मैंने उसमें वह महसूस किया था। गरिमा और साहस के बल पे उन्होंने उस जगह में समानता दिलाई थी जहां वह बिल्कुल नहीं थी। 5 दिन बाद अमेरिका वापस आते हुए मैं नेल्सन मंडेला के बारे में ही सोचती रही। उस अंधेरी रात में हम अफ्रीका के ऊपर उत्तर और पश्चिम की तरफ उड़ते हुए अटलांटिक पार कर रहे थे। साशा और मालिया अपने भाई बहनों के साथ कंबल में लेटी हुई थी। मेरी माँ पास की सीट पर नींद में थी। हवाई जहाज में बहुत कुछ स्टाफ और सीक्रेट सर्विस के लोग फिल्म देख रहे थे और सोने की तैयारी में थे। इंजन की आवाज गूंज रही थी। मैं अकेली महसूस कर रही थी और अकेली नहीं थी। हम घर जा रहे थे, वॉशिंगटन डीसी के अजीब परिचित शहर में घर की तरफ, जो सफेद संगमरमर का था और विचारधाराओं का संघर्ष था। वह सब जिससे अभी भी लड़ने जाना था और जीतने की कोशिश की जा रही थी। मैं उन युवा महिलाओं के बारे में सोच रही थी जिनसे
मैं यंग लीडरशिप फॉर्म में मिली थी। वे सब अपने अपने समुदाय में वापस जाकर अपने अपने काम में फिर से लगी होगी, हर तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए। मंडेला अपने सिद्धांत के लिए जेल गए थे। वे अपने बच्चों को बड़े होते नहीं देख पाए और उसके बाद अपने पोते पोतियों को भी बड़े होते नहीं देख पाए, बिना किसी कड़वाहट के। इन सब के बावजूद उनको ये लगता था कि एक समय ऐसा आएगा जब इस देश का बेहतर रूप सामने आएगा। वह काम करते रहे, इंतजार करते रहे, बिना हारे, ताकि वह दिन देख सके। मैं जोश के साथ घर जा रही थी। जीवन ने मुझे यह सिखाया था कि प्रगति और बदलाव धीरे धीरे होता है। 2 साल, 4 साल या उम्र भर में भी नहीं। हम लोग बदलाव के बीज बो रहे थे, जिसका फल हो सकता था कि हम न देख पाए। हमें धीरज रखने की जरूरत थी। 2011 के फॉल के दौरान बराक ने 3 बार उस बिल को प्रस्तुत किया, जिसके कारण अमेरिकी लोगों के लिए हजारों नौकरियां आने वाली थी। कुछ हद तक सरकार पैसे देने वाली थी ताकि अधिक शिक्षकों को रखा जाए। 3 बार इस बिल को रिपब्लिकन पार्टी ने रोका। उन्होंने उसके ऊपर मतदान भी नहीं होने दिया। हम जो सबसे जरूरी चीज हासिल करना चाहते थे, सीनेट अल्पसंख्यकीय नेता मीच मैकोलेन ने 1 साल पहले अपनी पार्टी के लक्ष्यों को सामने रखते हुए एक रिपोर्टर से कहा था कि राष्ट्रपति ओबामा एक कार्यकाल के राष्ट्रपति हो। यह सब बहुत साधारण बात थी। रिपब्लिकन पार्टी इस तरह से बराक को असफल बनाने में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वे देश में शासन की प्राथमिकता इस बात को नहीं बनने देना चाहते थे कि लोगों को काम चाहिए। उनके लिए अपनी सत्ता सबसे पहले आती थी। मुझे यह बात जानकर निराशा लगती थी। कई बार मुझे गुस्सा आता था तो कई बार मैं टूटी हुई महसूस करती थी। यह राजनीति थी, मानती हूँ, लेकिन बहुत अधिक विभाजनकारी थी और निराशावादी भी, जिसके पीछे किस तरह का बड़ा उद्देश्य नहीं दिखाई दे रहा था। मैं जिस तरह की भावनाओं को महसूस कर रही थी, बराक शायद उस तरह से महसूस नहीं कर पा रहे थे। वे अपने काम में डूबे रहते थे, अधिकतर इन बातों से प्रभावित हुए बिना, कहीं आगे बढ़कर तो जहाँ जरूरी होता वहाँ समझौता करके भी। वह हमेशा एक तरह की सकारात्मकता से भरे रहते जो उनको संचालित करती थी। अब उनको राजनीति में आए 15 साल हो चुके थे। मैं उसके बारे में सोचती थी कि वह एक तांबे का पुराना घड़ा था जो आग सहता था, धुंधला पड़ जाता था, लेकिन तब भी वह चमकता रहता था। वापस प्रचार में लौटते हुए बराक और मैंने 2011 के फॉल में प्रचार शुरू कर दिया। इससे कुछ राहत महसूस हुई। इसके कारण हम वॉशिंगटन से निकले और एक बार फिर देश भर में अलग अलग समुदाय के पास जाने लगे। रिचमंड और रैनी जैसी जगहों पर, जहां हम समर्थकों को गले लगा सकते थे और उनसे हाथ मिला सकते थे, उनके विचार सुन सकते थे और उनकी चिंताओं को भी। यह मौका था जब जमीनी स्तर पर ऊर्जा को महसूस करने का, जो हमेशा बराक ने जनतंत्र की दृष्टि के केंद्र में था। इससे यह बात समझ में आ गई थी कि अमेरिकी जनता अपने निर्वाचित नेताओं से कम निराशावादी थी। हमें बस जरूरत थी इस बात की कि वे बाहर निकले और मतदान करें। मुझे इस बात से निराशा हुई कि लाखों लोग 2010 के मध्यवर्ती चुनाव में मतदान के लिए निकले ही नहीं, जिसके कारण बराक को एक विभाजित कांग्रेस मिला, जिसके रहते कोई कानून बना पाना संभव नहीं था। तमाम चुनौतियों के बावजूद बहुत कुछ था जिसके कारण उम्मीद की जा सकती थी। 2011 के अंत तक आखिरी अमेरिकी सैनिक इराक से वापस आ गए थे। अफगानिस्तान से भी धीरे धीरे सेना वापस आ रही थी। अफोर्डेबल केयर एक्ट के मुख्य प्रावधान कारगर हो गए थे, जिसके कारण युवा लोगों को अपने माता पिता की बीमा पॉलिसियों पर लंबे समय तक बने रहने की अनुमति मिल गई थी और कंपनी के ऊपर इस बात के लिए रोक लगा दी गई थी कि वे किसी मरीज के जीवन बीमा पर किसी तरह की शर्त नहीं लगा सकते थे। यह सब आगे बढ़ाने वाले कदम थे। मैंने अपने आप को यह याद दिलाया। खुली सड़क पर कदम बढ़ा दिए गए थे। इसके बावजूद कि एक पूरी राजनीतिक पार्टी यह चाहती थी कि बराक असफल हो जाए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था कि हम सकारात्मक बने रहे और आगे बढ़े। यह उसी तरह की बात थी जब सिडवेल में एक माँ ने मालिया को यह पूछा था
कि क्या उसको टेनिस का अभ्यास करते हुए जीवन का डर नहीं लगता था? आप सच में यह कर सकते हैं, सिवाय बाहर एक और बॉल के ऊपर प्रहार करने के। इसीलिए हम काम कर रहे थे, हम दोनों काम कर रहे थे। मैंने अपने काम शुरू कर दिए और प्रयासों में खुद को झोंक दिया। लेट्स मूव के झंडे तले हम लगातार नतीजे हासिल कर रहे थे, मेरी टीम और मैंने। डॉर्डेन रेस्टोरेंट को इसके लिए तैयार किया कि वे जिस तरह का खाना देते हैं और उनको जिस तरह के खाने बनाते थे उसमें बदलाव लाए। यह रेस्टोरेंट ऑलिव गार्डन और रेड ब्लॉस्टर जैसे चेन के पीछे काम कर रही थी। उन्होंने इस बात की शपथ ली कि वे पूरी तरह से अपने मेनू में बदलाव करेंगे, कम कैलोरी का खाना बनाएंगे और सोडियम की मात्रा भी कम करेंगे और साथ ही बच्चों के खाने के लिए सेहतमंद विकल्प भी देंगे। हम लोगों ने कंपनियों के अधिकारियों को यह कहा कि अमेरिका में खान-पान का तरीका बदल रहा था और यह व्यवसाय के लिए अच्छी बात होगी कि इस बदलाव में वे अग्रगामी बन जाएं। जाहिर है यह उनकी अंतरात्मा पर निर्भर करता था। डॉर्डेन अमेरिका को हर साल 40 करोड़ भोजन परोसते थे। इतने बड़े पैमाने पर अगर वे कोई छोटा सा भी कदम उठाते थे, जैसे बच्चों के मेनू में ठंडे बर्फीले सोडा के ग्लास की तस्वीरें हटा देना, जो इसका अलग ही प्रभाव पड़ सकता था। प्रथम महिला की शक्तियाँ उत्सुकता का विषय है। यह इतना मुलायम, इतना अपरिभाषित है कि जितनी यह भूमिका अपने आप में है और मैं उसको आजमाने के बारे में सीख रही थी। मेरे पास किसी तरह की कार्यकारी सत्ता नहीं थी। मैं सेना का नेतृत्व नहीं कर सकती थी और न ही औपचारिक राजनय में शामिल होती थी। परंपरा मुझे यह बताती थी कि मुझे एक तरह से हल्की रोशनी देते रहना था, पूरे समर्पण के साथ राष्ट्रपति के साथ रहना, देश का एक मूल रूप से गुणगान करना, लेकिन उसको चुनौती नहीं देना। मैंने ध्यान से देखना शुरू किया तो पाया कि अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो यह रोशनी कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जैसे कि बताई गई थी। मेरा प्रभाव एक तरह से उत्सुकता वाला था। एक अश्वेत प्रथम महिला जो एक पेशेवर महिला और 2 बच्चों की मां थी। लोग मेरे कपड़े, जूते और बालों के बारे में बात करते थे, लेकिन उनको यह भी देखना होता था कि मैं कहाँ थी और क्यों। मैं यह सीख रही थी कि किस तरह से अपने देश को अपनी छवि के साथ जोड़कर देखूं और इस तरह से मैं अमेरिकी निगाहों को निर्देशित कर सकती थी। मैं कोई मजेदार कपड़े पहन सकती थी, कोई मजाक कर सकती थी, बच्चों के भोजन में सोडियम की मात्रा के बारे में बात कर सकती थी और वह भी बिना उबाऊ हुए। मैं सार्वजनिक रूप से किसी कंपनी से इस बारे में बात कर सकती थी या उनकी तारीफ कर सकती थी कि वह पूर्व सैनिकों को काम पर रख रहा था। टीवी पर एलेन शो में फर्श पर बैठकर पुशअप की प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती थी और मैं जीत भी गई थी। और यह सब लेट्स मूव के नाम पर। मैं मुख्य धारा की बच्ची थी और यह मेरी ताकत थी। बराक कई बार मुझे जो पब्लिक कहते थे, वे मुझसे प्रचार के लिए बनाए गए नारों को देखने और रणनीतियों को देखने के लिए कहते थे, क्योंकि वे इस बात को जानते थे कि मैं बहुत खुशी खुशी पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन सकती थी। हालांकि मैं प्रिस्टन में पढ़ी थी और सिडनी और ऑस्टिन में काम कर चुकी थी और कई बार मैं हीरे पहनती थी और बॉल गाउन भी, लेकिन मैंने पीपल मैगजीन पढ़ना कभी नहीं छोड़ा और अच्छे सिटकॉम के लिए मेरा प्यार भी कभी कम नहीं हुआ। मैं मीट द प्रेस या फेस ऑफ द नेशन जैसे कार्यक्रम देखने से अधिक ओपेरा और एलेन के शो देखती थी और आज भी मुझे इस बात से अधिक खुशी किसी बात में नहीं होती जब मैं होम मेकओवर शो में छोटे से जीत देखने से होती है। यह सब कुछ कहने का मतलब यह है कि अमेरिकी लोगों से किस तरह जुड़ा जाए, इसके बारे में मैं जितना जानती हूँ, बराक और उसके वेस्ट विंग के सलाहकार पूरी तरह नहीं समझ सकते, कम से कम शुरू में। बजाय बड़े अखबारों के लिए इंटरव्यू देने या बड़े टीवी चैनल के लिए बातचीत करने के मैं प्रभावी मम्मी ब्लॉगरों के साथ बैठने लगी थी, जिनकी पहुंच बहुत अधिक महिलाओं तक थी और जो उनके फोन पर संपर्क में रहती थी। अपने युवा कर्मचारियों को फोन के साथ संपर्क बनाते देखकर यह देखते हुए कि साशा और मालिया
हाई स्कूल के अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते थे या उनके ऊपर ही समाचार देखते थे, तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि इस अवसर को भी आजमाने की जरूरत थी। मैंने 2011 के फॉल में अपना पहला ट्वीट किया, जो सेना में शामिल होने के अभियान को बढ़ावा देने के लिए था, और मैंने देखा कि यह अजीब तरह से असीमित माध्यम बन गया जहां लोग अपना समय व्यतीत करते थे। यह एक तरह की नई जानकारी थी। यह सब नई जानकारी थी। अपनी हल्की फुल्की शक्ति के माध्यम से मैं यह देख पा रही थी कि मैं मजबूत हो सकती थी। अगर रिपोर्टर्स और टीवी कैमरा मेरा पीछा करना चाहते तो मैं उनको अनेक जगहों पर मिल सकती थी। उदाहरण के लिए, वे मुझे जिल ब्रिडेन को वॉशिंगटन के उत्तर पूर्व हिस्सों की बस्तियों में किसी दीवार को रंगते हुए देख सकते थे। इससे कुछ भी दिलचस्प नहीं था कि दो महिलाएं ब्रश से पेंट कर रही थी, लेकिन इससे एक तरह की खबर तो थी। सर्जेंट जॉनी एप्सी, जो 25 साल के डॉक्टर थे और अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, जब उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, दिमाग में चोट आ गई और उनको वॉल्टर रीड में ठीक होने के लिए लंबा समय लग सकता था। उनके बारे में सुनकर सभी उनके दरवाजे तक आ गए। उनकी पहली मंजिल को उन्होंने व्हील चेयर को फिट करने के लायक बनाया गया। उनके घर के दरवाजे चौड़े कर दिए गए, रसोई में सिंक को नीचा कर दिया गया। यह काम एक गैर सरकारी संगठन रीबिल्ड टुगेदर और उस कंपनी के साथ मिलकर किया गया जिसका नाम था सीयर्स एंड मार्ट। यह ऐसा 1000वां घर था जिसका उन्होंने पुनर्निर्माण किया था, जो पूर्व सैनिक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने वाली परियोजना के अंतर्गत आता था। कैमरे ने यह सब दिखाया, सैनिक को, उसके घर को, जो अच्छाई और ऊर्जा उसमें आ रही थी। रिपोर्टर ने न केवल मुझे और जिल से बात की, बल्कि सोनेट एबी से बात की कि उन लोगों ने जिन लोगों ने यह काम किया था, मेरे लिए यह सब इस तरह से होना चाहिए था, नजर यहाँ आनी चाहिए थी। 6 नवंबर 2012 को मतदान का दिन था। मेरे डर मेरे साथ चुपचाप बैठा था। बराक और लड़कियां और मैं शिकागो वापस आ गए थे। ग्रीनवुड एवेन्यू में मेरे घर पर बैठे हम बेताबी से यह इंतजार कर रहे थे कि देश हमें अपनाता है या खारिज कर देता है। मेरे लिए यह चुनाव हमारे अब तक के सभी चुनावों से अधिक भरपूर था। ऐसा लग रहा था कि यह मतदान केवल बराक के राजनीतिक प्रदर्शन के लिए नहीं था और राज्य की दशा पर, बल्कि यह एक तरह से व्हाइट हाउस में हमारे होने को लेकर भी था। हमारी लड़कियों ने अपने लिए एक मजबूत समुदाय बनाया था। एक तरह से मान्यता थी जो मैं नहीं चाहती थी फिर से बदला जाए। मैंने इतना कुछ दिया था। हमने अपने पारिवारिक जीवन के 4 साल से अधिक समय इसको दिया था। इसीलिए यह असंभव था कि इन बातों को निजी तौर पर न महसूस किया जाए। प्रचार अभियान ने हम लोगों को थका दिया था, उससे भी कई अधिक जितना कि हमने उम्मीद की थी। अपने द्वारा शुरू किए गए कामों को देखते हुए और अभिभावक टीचर मीटिंग में शामिल होते हुए और घर में लड़कियों के होमवर्क जैसे कामों की निगरानी करते हुए मैं औसतन 3 शहरों में प्रचार अभियान में भाषण देती थी, सप्ताह में 3 दिन। बराक की गतिविधि और भी अधिक थका देने वाली थी। सर्वेक्षणों में बार बार यह बताया जा रहा था कि मिट रोमनी में उसकी हल्की सी बढ़त थी। हालात और बिगड़ते गए जब अक्टूबर में पहली बहस के दौरान उसके ऊपर सवालों की बौछार कर दी, जिसके कारण आखिरी पलों में चंदा देने वाले और सलाहकारों में चिंता फैल गई थी। मेहनत से काम कर रहे कर्मचारियों के चेहरे पर भी चिंताओं की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि उनकी कोशिश यह रहती थी कि यह न दिखाई दे। वे इस बात से परेशान हो गए थे कि बराक को कुछ महीने अपने पद से हटाया जा सकता था। इस सब के बीच बराक बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे थे। हालांकि दबाव से उनका क्या हाल हो रहा था मैं देख सकती थी। आखिरी हफ्तों में वह पीले पड़ गए थे और वह पहले से कुछ दुबले भी लगने लगे थे। अपनी निकोरेट को अस्वाभाविक तरीके से जोर जोर से चबाते रहते। जब वह कुछ करने की कोशिश करते तो मैं पत्नी की चिंता से उनको देखती। चुनौतियों को दूर करने की कोशिश, अभियान की समाप्ति, देश का शासन भी चलाना। जब बेंगाजी लीबिया में अमेरिकी राजनेताओं के ऊपर आतंकी हमला हुआ तो उनका जवाब भी शामिल था। जब चुनाव के हफ्ते भर पहले सैंडी नामक तूफान आया
तो तटीय इलाके उससे बहुत प्रभावित हुए और उसने बड़े पैमाने पर उसके राहत अभियान को भी संभाला था। जिस शाम पूर्वी तटीय इलाकों में मतदान समाप्त हुआ तो मैं अपने घर के तीसरे माले पर गई, जहां हमने एक तरह से बाल और मेकअप करने के लिए सैलून बना रखा था, ताकि रात में आगे जो सार्वजनिक कार्यक्रम होता है उसके लिए तैयार हुआ जाए। मेरेडिथ ने मेरे लड़कियों और मेरी माँ के लिए कपड़े तैयार कर दिए। जॉनी और कॉल मेरे बालों और मेकअप पर काम कर रहे थे। परंपरा को देखते हुए बराक उस दिन पहले ही बास्केटबॉल खेलने के लिए गया हुआ था और उसके बाद अपने दफ्तर में बैठकर अपने भाषण को अंतिम रूप में देने लगा था। तीसरी मंजिल पर एक टीवी था, लेकिन मैंने जानबूझकर उसको बंद किया था। अगर अच्छा या बुरा कोई समाचार था तो मैं सीधे बराक या मेलिसा के मुंह से ही सुनना चाहती थी, या किसी और के मुंह से जो मेरे नजदीक हो। न्यूज एंकर जिस तरह से मतदान के बारे में बातें कर रहे थे उससे मुझे अजीब लग रहा था। मैं विस्तार में नहीं जानती थी, मैं बस यह जानना चाहती थी कि किस तरह से महसूस किया जाए। देश के पूर्वी इलाकों में 8 बजे से अधिक का समय हो चुका था, जिसका मतलब यह था कि कुछ आरंभिक नतीजे आने लगे थे। मैंने अपना ब्लैकबेरी फोन उठाया और वैलेरी, मेलिसा और टीना चैन को मैसेज किया, जो 2011 में मेरी चीफ ऑफ स्टाफ बनी थी। मैंने उनको पूछा कि उनको क्या पता था। मैंने 15 मिनट इंतजार किया, फिर 30 मिनट। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मेरे आसपास के कमरे में अजीब सी शांति थी। माँ नीचे रसोई घर में बैठी थी, एक पत्रिका को पढ़ रही थी। मेरेडिथ बच्चों को शाम के लिए तैयार कर रही थी। जॉनी मेरे बालों को आयरन चला रहा था। क्या मैं घबरा रही थी या लोग मुझे आगे नहीं मिला पा रहे थे? क्या उनको कुछ ऐसा पता था जो मुझे पता नहीं था? और अब समय बीत गया, मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी शांति भंग हो रही थी। मेरी हिम्मत समाचार देखने की नहीं हो रही थी। मुझे अचानक ऐसे लगा कि समाचार बुरा आने वाला था। अब तक मैं नकारात्मक चीजों से लड़ने की आदी हो चुकी थी। तब तक अच्छा मानती रहती जब तक मुझे मजबूर होकर यह नहीं मानना पड़ता था कि कुछ बुरा हुआ था। मैंने अपने आत्मविश्वास को ऊंचा बनाए रखा, अपने दिल में एक ऊंचाई पर। लेकिन मेरी गोद में जितने देर तक ब्लैकबेरी शांत पड़ा हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था मानो दीवार दरकने लगी थी। शंका गुस्से में बदल रही थी। शायद हम लोगों ने उतनी मेहनत से काम नहीं किया था। शायद हम एक और कार्यकाल के आदी नहीं थे। मेरे हाथ कांपने लगे। चिंता के मारे मेरा दम निकलने ही वाला था कि बराक सीढ़ियों से ऊपर आया, चेहरे पर वही आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लिए। उसकी चिंताएं पीछे रह गई थी। हम लोग आगे चल रहे हैं, वह बोला। वह इस बात से हैरान था कि मुझे अभी भी इस बात का पता नहीं था। एक तरह से हम जीत चुके हैं। यह पता चला कि नीचे चारों तरफ जीत का माहौल था। बेसमेंट का टीवी लगातार अच्छी खबरें ला रहा था। मेरे साथ मुश्किल यह हुई थी, किसी कारण से मेरे ब्लैकबेरी की बैटरी बंद हो गई थी। उसने न तो मेरा मैसेज भेजा था, न ही औरों के मैसेज ले रहा था। मैं अपने दिमाग में ही फंसी हुई थी। किसी को भी नहीं पता था कि मैं चिंतित थी, उस कमरे में भी नहीं। बराक ने सभी राज्यों में जीत दर्ज की थी। वह युवाओं, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के वोटों को हासिल कर पाया था, उसी तरह जिस तरह हमने 2008 में हासिल किया था। रिपब्लिक ने उसके पद को रोकने के लिए कितना कुछ किया, उसके राष्ट्रपति पद में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ के बावजूद उसका दृष्टिकोण जनता में चल गया था। हम लोगों ने अमेरिकी नागरिकों से काम करते रहने की अनुमति मांगी थी, मजबूती के साथ वापस आने की, और यह हमें मिल गया था। राहत तत्काल मिल गया। क्या हम अच्छे हैं? हाँ, हम अच्छे हैं। देर रात मिट रोमनी ने फोन करके हार स्वीकार कर ली। एक बार फिर हम लोग तैयार होकर आए, मंच से खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। 4 ओबामा और खूब सारे झालर। हमें 4 साल का कार्यकाल और मिल गया था। पुनर्निर्वाचन के साथ जो निश्चितता आई थी उसने मुझे स्थिर बना दिया। अपने लक्ष्यों के लिए काम करने के लिए मेरे पास और समय था। हम और सब्र के साथ विकास का काम कर सकते थे। हमारे सामने अब भविष्य के लिए एक नजरिया था। जिस बात से मुझे खुशी हो रही थी, साशा और मालिया को हम स्कूल में दाखिला करवा सकते थे, हमारे कर्मचारी काम कर सकते थे,
हमारे विचार अभी भी मायने रखते थे और जब ये 4 साल पूरे हो जाएंगे तो सच में हमारा काम हो जाएगा। इस बात से मुझे अधिक खुशी हो रही थी। अब और प्रचार नहीं, रणनीति बनाने के लिए अब और पसीना नहीं बहाना पड़ेगा या सर्वेक्षण या रेटिंग। अब यह सब और नहीं होने दूंगी। हमारे राजनीतिक जीवन का गंतव्य अब दिखाई दे रहा था। सच बात यह है कि भविष्य आपको हैरानी के साथ आता है, कुछ खुशी, कुछ ना बोले जाने वाले त्रासदी। व्हाइट हाउस में 4 और साल का मतलब था 4 साल और प्रतीक के रूप में सामने आना, देश के रास्ते में जो आए उसे झेलना और उसकी प्रतिक्रिया देना। बराक और मैंने इस बात के ऊपर विचार किया था कि हम लोग इस तरह के काम को और भी अधिक ऊर्जा और अनुशासन से करेंगे और हमारे पास एक बड़ा दिल था कि इसको स्वीकार कर सके। और अब भविष्य हमारी दिशा में आ रहा था, शायद उससे अधिक तेजी से जितना हम जानते थे। 4 सप्ताह के बाद कैनिकट न्यू टाउन में सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में एक बंदूक वाला आदमी घुस आया और उसने 4 बच्चों को मारना शुरू कर दिया। मैंने व्हाइट हाउस के सामने एक सड़क पर एक छोटा सा भाषण दिया था और मैं बच्चों के अस्पताल जाने वाली थी जब टीना ने मुझे एक तरफ खींचा और यह बताया कि क्या हुआ। जब मैं बोल रही थी, उसने और अनेक लोगों ने फोन पर यह खबर देखी। वे वहां बैठकर मेरे भाषण के खत्म होने तक अपनी भावनाओं को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। टीना ने मुझे बताया वह कितना भयावह और दुखी कर देने वाला था कि मैं यह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह कह क्या रही थी। उसने बताया कि वेस्ट विंग से संपर्क में थी। बराक ओवल ऑफिस में अकेले थे। उन्होंने आपको आने के लिए कहा है। उसने कहा, अभी मेरे पति को मेरी जरूरत थी। 8 साल के कार्यकाल के दौरान यह एकमात्र मौका था जब उसने मुझे यह आग्रह किया था कि मैं काम के दिन में बीच से आऊं। हम दोनों कुछ देर साथ रहने के लिए अपने शेड्यूल को फिर से बदला ताकि हम दुख से उस घड़ी में साथ रह सके। आमतौर पर काम होता था और घर, लेकिन हमारे लिए, जिस तरह अनेक लोगों के लिए न्यू टाउन की त्रासदी ने सभी खिड़कियों को तोड़ दिया था और सारी दीवारें गिरा दी थी। अब मैं ओवल ऑफिस में गई तो बराक और मैं चुपचाप गले से लग गए। कुछ कहने को नहीं था, कोई शब्द नहीं। जो बात बहुत से लोग नहीं जानते थे वह यह कि राष्ट्रपति लगभग सब कुछ देखता है या कम से कम देश हित से जुड़ी हर घटना पर नजर रखता है। तथ्यों के मामले में पक्का रखने के कारण बराक हमेशा कम ही जगह अधिक की मांग करते थे। वह हर स्थिति का विस्तृत और नजदीकी दोनों नजरिया मांगते थे, चाहे वो बुरा ही हो, ताकि वह जवाब दे सके और उसके पास पूरी जानकारी हो। वह उसको अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा मानते थे जिसके लिए उनको निर्वाचित किया गया था। नजरअंदाज करने के बजाय नजर डाले। जब हम सब हिम्मत हारने लगे तो वह सीधा खड़ा रहे, जिसका मतलब यह था कि जब तक मैं उससे मिली तब तक उसके पास सैंडी हुक की आपराधिक घटना के बारे में पूरी तरह से विस्तृत जानकारी पहुंच चुकी थी। उसने यह सुना था कि क्लासरूम के फर्श पर खून फैला हुआ था और अर्ध संचालित बंदूकों से पहली कक्षा के 20 बच्चों और 6 अध्यापक ढेर कर दिए गए थे। उसके सदमे और दुख की तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती थी जो सबसे पहले भागकर उस इमारत के अंदर गए और जिन्होंने इमारत की सुरक्षा बढ़ाई और नरसंहार से बचने के लिए लोगों को बाहर निकाला। यह उन अभिभावकों के दुख के सामने कुछ भी नहीं था जो उस ठंड में इमारत के बाहर अंतहीन प्रतीक्षा कर रहे थे, यह दुआ करते हुए कि वे एक बार फिर से अपने बच्चे के चेहरे को देख सके। और यह उन लोगों के दुख के सामने कुछ भी नहीं था जिनकी प्रतीक्षा बेकार चली गई, लेकिन फिर भी वे छवियां उनके मानस पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मैं उनकी आंखों में यह देख सकती थी कि वे किस कदर टूटे हुए थे। इसने उनके विश्वास को किस तरह से हिला दिया था। वह मुझे सच बताना चाहते थे, लेकिन यह सोचकर रहने दिया कि इससे मुझे और दुख होगा। मेरी तरह बराक को भी बच्चों से बहुत प्यार था। अपने बच्चों से प्यार करने वाले पिता होने के अलावा भी वह नियमित रूप से बच्चों को ओवल दफ्तर में लेकर आते और उन्हें वहाँ का माहौल दिखाते थे। बच्चों को गोद में लेने से उन्हें खुशी मिलती थी। उनको जब भी किसी स्कूल में साइंस फेयर या खेलकूद के आयोजन के लिए बुलाया जाता था,
तब वे खिल उठते थे। पिछले साल की सर्दियों में इस बात से वो बहुत खुश हो गए थे जब साशा के मिडिल स्कूल बास्केटबॉल टीम ने वाइपर्स के लिए वह सहायक कोच के रूप में स्वैच्छिक में सेवा देने लगे। बच्चों के आसपास रहने से वह अच्छा महसूस करते थे। वह अन्य लोगों की तरह इस बात को समझते थे कि इन 21 बच्चों के साथ किस तरह की संभावनाओं का अंत हो गया था। न्यूटाउन की घटना के बाद उनके लिए शायद तनकर खड़ा होना सबसे मुश्किल था। जब उस दिन बाद में साशा और मालिया स्कूल से आए तो बराक और मैं घर में उनके पास गए और उनको जोर से भींच लिया। हम अपने अंदर की इस बेचैनी को छुपाना चाहते थे कि हम दोनों उन दोनों को जल्द से जल्द छू लेना चाहते थे। यह समझना बहुत मुश्किल था कि बच्चियों को गोलीबारी की उस घटना के बारे में क्या बताया जाए। हम जानते थे कि देश भर के माता पिता इसी परेशानी से गुजरे हुए थे। उस दिन के बाद में बराक ने नीचे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। वह दुख की इस घड़ी में राहत के शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। न्यूज कैमरे उनके आसपास तेज चमक रहे थे। जब उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा, वह इस बात को समझते थे कि किस तरह की राहत नहीं मिल सकती थी। वह बस यही कर सकते थे कि अपना संकल्प बताएं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि देश भर के नागरिक और कानून निर्माता भी इसी तरह का संकल्प लेंगे। जिस तरह से नरसंहार हो रहे थे, उनको रोकने के लिए, बंदूक की बिक्री के लिए अच्छा कानून बने। मैं उनको आगे बढ़ते हुए देख रही थी। मैं इस बात को जानती थी कि मैं तैयार नहीं थी। प्रथम महिला के रूप में करीब 4 साल रहने के बाद मैंने उसे अक्सर दिलासा दिया था। अलबामा के तूफान में जिन लोगों के घर बर्बाद हुए थे, उन लोगों के साथ मैंने दुआ की थी। एक पल में ही पूरा शहर मलबे के ढेर में बदल गया था। मैंने उन लोगों, महिलाओं और बच्चों को अपनी बाहों में सहारा दिया था जिन्होंने अफगानिस्तान के युद्ध में अपनों को खोया था। जब एक आतंकी ने टेक्सास में सेना के ठिकाने पर हमला बोला था और उसने अपने घर के पास हिंसा हो रही थी, तब भी मैंने दिलासा दिया था। पिछले 4 महीनों के दौरान मैं उन लोगों से मिलने गई थी जो कोलोराडो में सिनेमा घर में हुई गोलीबारी की घटना से बच गए थे और विस्कॉन्सिन में एक सिख उपासना स्थल की घटना से बचे हुए लोगों को भी दिलासा देने में गई। हर बार यह बहुत दुखदाई होता। मैं कोशिश करती थी कि इस तरह की मुलाकातों में अपना शांत और अधिक खुला रूप दिखाऊं, उनका हालचाल जानकर और वहां मौजूद रहते हुए अपनी मौजूदगी दिखाऊं। दूसरों लोगों के दुख में नदी के किनारे बैठकर चुपचाप उनको सहारा दूं। लेकिन सैंडी हुक की गोलीबारी की घटना के 2 दिन बाद जब बराक न्यूटाउन में मरने वालों की याद में होने वाली एक प्रार्थना सभा में बोलने के लिए जा रहे थे, तो मैं नहीं जा सकी। मैं इतनी हिली हुई थी कि मेरे अंदर राहत देने वाली ताकत ही नहीं बची थी। मैं करीब 4 साल से प्रथम महिला थी और पहले भी बहुत अधिक हत्या हो चुकी थी। बिना वजह बहुत ऐसी हत्या हुई थी और रोकथाम के लिए बहुत कम काम किए गए थे। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था कि इससे 6 साल के बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसको मैं क्या राहत दे सकती थी। बल्कि बहुत से माता पिताओं की तरह मैं अपने बच्चों से चिपकी हुई थी। मेरा डर घुल मिल गया था। क्रिसमस आने वाला था और साशा का चुनाव उन बच्चों में हुआ था जिनको मॉस्को बेले में चुना गया था, जहाँ द नट क्रैकर के 2 शो होने वाले थे। दोनों भी उसी दिन होने वाले थे जिस दिन न्यू टाउन में प्रार्थना सभा होने वाली थी। बराक पिछली सीट पर बैठकर ड्रेस रिहर्सल देखता रहा और फिर उसके बाद कैनिकट के लिए निकल गया। मैं शाम को शो के लिए गई। बैले सुंदर था, दूसरी ही दुनिया जैसा लग रहा था, जैसा कि पुनः प्रस्तुतिकरण हमेशा होता था। चांदनी रात में उसके राजकुमार और भव्य झूलता हुआ मीठापन। साशा ने चूहे की भूमिका निभाई थी, काले रंग के कपड़े पहनकर और नकली कान और मूछ लगाकर। संगीत और उसके ऊपर से गिरते हुए चमकीले बर्फ के बीच वह सुसंगत तरीके से अपना अभिनय कर रही थी। मेरी आंखें उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। मैं पूरे अस्तित्व से उसके प्रति आभार जता रही थी। साशा चमकती हुई आंखों से मंच पर खड़ी थी। पहले तो ऐसे देख रही थी मानो उसको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह कहाँ थी, मानो उसको सारा दृश्य अवास्तविक लग रहा था, जो कि वह था भी। लेकिन वह इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वह उसके मुताबिक अभिनय कर सकती थी। कम से कम उस समय वह उस स्वर्ग में झूम रही थी
जहाँ कोई नहीं बोलता था और सब डांस करते थे और छुट्टियां आने वाली थी। मुझे यहाँ माफ करें क्योंकि यह आवश्यक रूप से आसान नहीं हो रहा है। यह तब होता अगर अमेरिका एक आसान सी जगह होती जिसकी कोई आसान सी कहानी होती। मैं अपनी कहानी में केवल वही कह पाती जो व्यवस्थित होता और प्यारा होता। काश पीछे मुड़ना न पड़ता और काश हर दुख के अंत में मुक्ति का कारण बनता। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं है और मैं भी ऐसी नहीं हूँ। मैं कोशिश करके इसको किसी तरह का मुकम्मल रूप नहीं देने जा रही। बराक का दूसरा कार्यकाल पहले कार्यकाल के मुकाबले आसान साबित हुआ। 4 सालों के दौरान हम लोगों ने इतना कुछ सीख लिया था। सही लोगों को सही जगह पर रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जो कारगर साबित हो। हम अब इतना जान गए थे कि कुछ अक्षमताओं को नजरअंदाज करके और छोटी छोटी गलतियों को भी जो पहली बार हो। जनवरी 2013 के उद्घाटन दिन के दिन मैंने आग्रह किया कि परेड देखने वाली जगह को गर्म रखा जाए ताकि हमारे पाँव न जमे। अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए उस रात महज 2 उद्घाटन बॉल की मेजबानी की, जबकि 2009 में हम लोगों ने 10 की मेजबानी की थी। हमारे कार्यकाल 4 साल और बचे हुए थे और अगर मैंने कुछ सीखा था तो चैन से रहते हुए खुद को गति देने की कोशिश करना। जब बराक ने देश के प्रति अपनी शपथ को दोहरा लिया था तो उनके बगल में बैठकर परेड देखते हुए मार्चिंग बैंड को आते जाते देखना मुझे पहली बार से अच्छा लग रहा था। मैं जहां बैठी हुई थी वहां से मैं मुश्किल ही किसी प्रदर्शन करने वाले के चेहरे को देख पा रही थी। ऐसे हजारों लोग थे, सबकी अपनी अपनी कहानी थी। हजारों लोग डीसी आए हुए थे जो उद्घाटन के बारे में होने वाली कई अन्य कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने वाले थे और 10,000 से अधिक लोग इस समारोह को देखने के लिए आए हुए थे। बाद में मैं यह जानकर बहुत खुश हुई थी कि मैंने कम से कम एक व्यक्ति को पहचान लिया था। एक दुबली पतली अश्वेत लड़की जिसने चमकदार हैंडबैग लिया हुआ था और नीले रंग का यूनिफॉर्म पहन रखा था, जो किंग कॉलेज प्रैग में मार्चिंग बैंड के साथ साउथ साइड की शिकागो से आई थी और यहाँ किसी एक आयोजन में उसको प्रदर्शन करना था। मैं इस बात में विश्वास करना चाहती थी कि मैंने उस भीड़ में उस लड़की को देखा था, हादिया पेडल्टन को। 15 साल की उस लड़की के लिए यह बड़ा दिन था जो बस मैं अपने बैंड मास्टर के साथ वॉशिंगटन आई थी। हादिया शिकागो में अपने घर में अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहती थी। उसका घर ग्रीनवुड एवेन्यू में हमारे घर से 2 मील की दूरी पर था। वह अपने स्कूल के अच्छे विद्यार्थी थी जिसको लोगों से यह कहना अच्छा लगता था कि वह एक दिन हार्वर्ड पढ़ना जाना चाहती है। उसने 16वें साल के जन्मदिन की पार्टी के लिए तैयारी शुरू करती थी। उसने चाइनीज खाना पसंद था और चीज बर्गर और दोस्तों के साथ जाकर आइसक्रीम खाना पसंद था। मुझे इन बातों के बारे में कई सप्ताह बाद पता चला कि वह भी एक अंतिम यात्रा में है। उद्घाटन के 8 दिन बाद हादिया को शिकागो के एक सार्वजनिक पार्क में गोली से मार दिया गया था, जो उसके स्कूल से कुछ ही दूरी पर था। वह और उसके दोस्त खेल के मैदान के पास एक आश्रम में खड़े थे, बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को किसी दूसरे गिरोह को समझ लिया गया था और दूसरे गिरोह ने 18 साल के एक लड़के को गोली मार दी। हादिया छिपने के लिए भाग रही थी तो उसके पीठ में भी गोली लगी। उसके 2 दोस्त घायल हुए। यह सब मंगलवार की दोपहर 2:20 पे हुआ। काश मैंने उसे जिंदा देखा होता। मैं उसकी माँ के साथ स्मृतियों को साझा कर पाती। अब उसकी बेटी की स्मृतियाँ अचानक कम हो गई थी। उन स्मृतियों को सहेजकर आगे बढ़ना था। मैं हादिया की अंतिम यात्रा में गई थी क्योंकि मुझे लगा कि जाना चाहिए। जब बराक न्यूटाउन की प्रार्थना सभा में गए थे तो मैं नहीं गई थी, लेकिन अब मेरे जाने का समय था। मुझे इस बात की उम्मीद थी कि मेरे जाने से लोगों का ध्यान इस तरफ जाएगा कि लगभग हर दिन सड़कों पर मासूम बच्चों को मार दिया जा रहा था और यह न्यू टाउन की भयानक घटना के साथ अमेरिकी नागरिकों को बंदूक को लेकर कानून बनाने की मांग की दिशा में सोचने के लिए विवश करेगा। हादिया मेरी ही तरह साउथ साइड के एक आपस में जुड़े एक कामकाजी परिवार की लड़की थी।  सीधी सी बात है, मैं उसको जान सकती थी। यहाँ तक कि
कभी मैं उसकी जगह हो सकती थी। और उस दिन उसने घर आने के लिए एक अलग रास्ता लिया था, और अगर बंदूक चलाने पर वह 6 इंच दाएं मुड़ने के बजाय 6 इंच बाएं मुड़ गई होती तो वह मेरी जैसे बन सकती थी। जो करने के लिए मैंने वह सब किया। अंत्येष्टि के शुरू होने से पहले मैंने उसकी माँ से कहा। उसकी पूरी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्लियोपैट्रा क्लॉरी पैडर्टन गर्मजोशी से भरी महिला थी, जिसकी आवाज बहुत मधुर थी। वह एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी में कस्टमर सर्विस का काम करती थी। अपनी बेटी की अंत्येष्टि के दिन उन्होंने एक गुलाबी रंग का फूल रख रखा था। वह और उसके पति नॉर्थेलिन हादिया का ध्यान खूब अच्छी तरह से रखते थे। वे उसको प्रेरित करते रहते थे कि वह एक चुनिंदा पब्लिक स्कूल किंग में अप्लाई करे, और इसी के साथ इस बात को सुनिश्चित करते थे कि उसके पास सड़क पर जाने के लिए समय ना बचे। उन्होंने उसको वॉलीबॉल के लिए साइन कर दिया था और चर्च में डांस मिनिस्ट्री का भी हिस्सा बनाया था, जिस तरह मेरे माता पिता ने एक बार मेरे लिए किया था। वे त्याग करते थे ताकि वह आस पड़ोस से बाहर के माहौल से परिचित हो सके। उस साल बसंत में उनको अपने बैंड के साथ यूरोप जाना था, और उसको वॉशिंगटन की अपनी यात्रा बहुत अच्छी लगी थी। वहाँ इतनी सफाई थी माँ, उसने क्लियोपैट्रा को लौटकर कहा था, मुझे लगता है कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। लेकिन हादिया उन तीनों लोगों में से एक हो गई जिनकी जनवरी के एक दिन गोली लगाकर अचानक घटनाओं वाले मौत में मौत हुई। उस साल शिकागो में वह गोलीबारी की घटनाओं में मरने वाले 36 लोगों में से एक थी, और वह साल महज 29 दिन पुराना हुआ था। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि लगभग सभी मृत अश्वेत थे। अपनी सारी उम्मीदों और मेहनतों के बावजूद हादिया गलत चीज का प्रतीक बन गई। उसकी अंतिम यात्रा में काफी लोग आए हुए थे। एक और टूटा हुआ समुदाय चर्च में जुटा हुआ था, जो वहाँ ताबूत के पर्पल सिल्क में एक लड़की को लिपटे हुए देख रहा था। क्लियोपैट्रा खड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी को याद किया। हादिया की सहेलियां खड़ी होकर उसके बारे में कहानियां सुना रही थी। सब असहाय महसूस कर रहे थे। ये बच्चे थे जो केवल यह पूछ नहीं रहे थे कि क्यों, बल्कि बार बार क्यों। उस दिन कमरे में शक्तिशाली लोग बैठे थे, केवल मैं ही नहीं। शहर का मेयर, राज्य के गवर्नर जेसी जैक्सन सीनियर, वैलेरी जेरेट, साथ में अन्य लोग भी थे। सब दुख से भरे हुए थे, और उन लोगों ने शोक गीत इतने जोर से गाया कि लग रहा था कि चर्च का फर्श हिल रहा हो। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि मैं एक ढाढ़स बांधने वाली इंसान बनी रहती। मेरे जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के मुंह से बहुत सारे खाली शब्द सुने थे। जब करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, तब हमारी जुबान बहुत अच्छा काम करती है। मैं ऐसे आदमी की तरह बनने के लिए दृढ़ थी जिसने सच कहा था। जब मैं कर सकती थी, तब मैं अपनी आवाज का उपयोग करके बेआवाज लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश किया करती थी, और लोगों की जरूरत के समय गायब नहीं होती थी। मैं इस बात को समझती थी कि मैं जब किसी जगह पर जाती थी, बाहर से यह नाटकीय लगता था। मोटरकेड, सॉजेट, मीडिया और सहायकों के केंद्रों में होने की वजह से वह त्वरित और अचानक घटना अजीब लगता था। हम वहाँ थे और फिर वहाँ से चले गए। इस सब ने मेरी बातचीत के साथ जो किया वह मुझे पसंद नहीं आया। जिस तरह से मेरी उपस्थिति से लोग हकनारे लगते थे या चुप हो जाते थे, अपनी स्थिति को लेकर अनिश्चित हो जाते थे। इसीलिए मैं अक्सर गले लगने के साथ अपना परिचय देने की कोशिश करती थी, समय को थोड़ा धीमा करते हुए, इसके खोखलेपन को कम करने की कोशिश, ताकि हम सब मानव रूप में जा सके। मैं जिन भी लोगों से मिली, उनके साथ मैंने संबंध स्थापित करने की कोशिश की, विशेषकर उन लोगों के साथ जिनके लिए मेरी दुनिया तक पहुंचना आसान नहीं था। मैं उस चमक को सबके साथ बांटना चाहती थी, क्योंकि मैं ऐसा कर सकती थी। अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों बाद मैंने हादिया के माता पिता को बराक के एक संघीय राजकीय भाषण में आमंत्रित किया, और फिर उसके परिवार को ईस्टर एग रोल के लिए व्हाइट हाउस में बुलाया था। क्लियोपैट्रा, जो हिंसा की रोकथाम के लिए एक मुखर वकील बन चुकी थी, वह भी कभी कभी इस मामलों से जुड़ी बैठकों में शामिल होने आती थी। मैंने लंदन की एलिजाबेथ गैरेट एंडरसन स्कूल की लड़कियों को, जिन्होंने मुझे सच में गहराई से प्रभावित किया था, उन्हें प्रोत्साहित करने
और विशेषाधिकार की कमी के बावजूद आशावादी बने रहने और लगातार कड़ी मेहनत करते रहने के लिए पत्र लिखने का निर्णय किया था। 2011 में एक स्कूल के 37 लड़कियों के एक समूह को, जिसमें से बहुत अच्छा करने वाली लड़कियां नहीं थी, लेकिन वे ऐसी छात्राएं थी जिनके बारे में उनके शिक्षक सोचते थे कि उनमें से वहां तक पहुंचने की योग्यता है। मैं उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी घुमाने के लिए अपने साथ ले गई। इसका उद्देश्य उन्हें इसकी झलक दिखलाना था कि क्या संभव है, यह दिखलाना कि यहाँ पहुँचने से क्या हासिल हो सकता है। 2012 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दौरे के समय मैंने स्कूल के छात्रों को व्हाइट हाउस बुलाया था। मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें यह महसूस कराने के क्रम में यह सब वास्तविक था। अनेकों बार और अनेक प्रकार के बच्चों तक पहुंचना जरूरी था। एक निरंतर प्रेम और ऊंची उम्मीद जीवन में शुरुआती सफलता थी। यह मैं जानती थी, जिससे मैं एक बच्चे के रूप में घर और स्कूल दोनों जगहों पर घिरी रहती थी। यह वही अंतर्दृष्टि थी जिसने मेरे व्हाइट हाउस के सलाह के कार्यक्रम को शुरू करवाया था, और इसने एक नए शिक्षा केंद्र की शुरुआत कराई, जिसे शुरू करने की तैयारी में मेरे कर्मचारी और मैं लगे हुए थे, जिसका नाम रीच हायर था। मैं चाहती थी कि बच्चों में कॉलेज पहुंचने की भूख जागे, और अगर वे एक बार वहां पहुंच गए तो वो वहां टिके रहे। मैं जानती थी कि आने वाले सालों में वैश्विक नौकरियों के बाजार में प्रवेश करने के लिए युवाओं के लिए कॉलेज की पढ़ाई और अधिक जरूरी हो जाएगी। रीच हायर उन्होंने इतनी तरह से मदद प्रदान करेंगे, स्कूल के सलाहकारों को सहायता प्रदान करेंगे और संघीय वित्तीय सहायता तक उनकी पहुंच को आसान करेंगे। मैं भाग्यशाली थी कि मेरे पास ऐसे अभिभावक, शिक्षक और सलाहकार थे जिन्होंने मुझे लगातार इस सरल संदेश को सुनाया था, तुम्हारा महत्व है। एक युवा के रूप में मैं उन शब्दों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहती थी। यह वह संदेश था जो मैं अपनी बेटियों को दिया था, जो भाग्यशाली थी कि उन्हें रोजाना यह सब कुछ उनके स्कूल और विशेष परिस्थितियों में उन्हें मिलता रहता था। मैं इस बात को लेकर दृढ़ थी कि मैं इसका कोई भी रूप मुझसे मिलने वाले हर युवा को बताऊं। मैं अपने स्कूल के संचालक सलाहकारों से विपरीत होना चाहती थी, जो मुझे प्रसन्न होकर बताते थे कि मैं प्रिस्टन के लायक नहीं हूँ। हम सब यह मानते हैं कि तुम वहाँ की हो। मैंने यह एलिजाबेथ ग्रेडर एंडरसन स्कूल की लड़कियों से कहा था। वहाँ बैठी हुई बहुत सारी लड़कियाँ अचंभित दिखाई दे रही थी। ऑक्सफोर्ड के गॉथिक ओल्ड वर्ल्ड के खाने के उस हॉल में यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों और छात्रों द्वारा घिरा हुआ था, जो वहाँ एक दिन के लिए उन लड़कियों को सलाह देने आए थे। जब भी बच्चे व्हाइट हाउस में घूमने आते थे, मैं अक्सर उन्हें हर बार अलग अलग एक ही बात कहती थी। युवा जिन्हें हम स्टैंडिंग रोचक सियोक्स आरक्षण से आमंत्रित करते थे, स्थानीय स्कूल के वे बच्चे जो बगीचे में काम करने के लिए आते थे, फैशन, संगीत और कविता पर हमारे द्वारा किए गए कार्यशाला और नौकरी दिवस के दिन आने वाले हाई स्कूल के बच्चे, यहाँ तक कि वे बच्चे भी जिन्हें मैंने रस्सियों के पीछे से खड़े होकर गले लगाया था। हर बार संदेश एक ही था, तुम्हारी उपस्थिति है, तुम्हारा महत्व है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ऊंचा सोचती हूँ। एक ब्रिटिश विश्वविद्यालय के एक अर्थशास्त्री ने बाद में एक शोध किया जिसमें एलिजाबेथ ग्रेडर एंडरसन के छात्रों की परीक्षा में प्रदर्शन को दिखाया गया, और उसमें यह दिखाया गया कि मैंने उनसे बातचीत करने के बाद उनके प्रदर्शन में बहुत तेजी से विकास हुआ। सी से लगभग ए तक पहुंच गए। सुधार का सारा श्रेय उन लड़कियों को और उनके शिक्षकों को और उन कामों को जाता है जो वे एक साथ करते थे, लेकिन यह इस विचार को सहमति देता था कि वे बच्चे ज्यादा ध्यान देते थे। अगर उन्हें यह महसूस हो रहा है कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है, मैं इस बात को समझती थी कि बच्चों को अपना सम्मान देने में एक तरह की शक्ति थी। हादिया के अंतिम संस्कार के 2 महीने बाद मैं शिकागो वापस चली गई। मैंने टीना, जो कि मेरे कर्मचारियों की चीफ और अटॉर्नी भी थी और जो स्वयं ही कई साल से शहर में बिता चुकी थी, उसको यह निर्देश दिया कि हिंसा की रोकथाम के लिए किए जाने वाले रैली में समर्थन जुटाने के लिए वह अपनी ऊर्जा लगा दे। टीना एक बड़े दिल वाली नीति विशेषज्ञ लड़की थी जिसकी हंसी संक्रामक थी। उन लोगों के बीच में सबसे ज्यादा जोरदार जिनको मैं जानती थी। वह जानती थी कि मेरे द्वारा कल्पना किए गए पैमाने के लिए
सरकार के बाहर और अंदर किस तरह से रस्सी को कितना खींचना है। सबसे ऊपर उसका स्वभाव और उसका अनुभव उसकी आवाज को अनसुना नहीं होने देता था, विशेषकर उन बैठकों में जहां पुरुषों की संख्या अधिक होती थी और जहां वे खुद को अक्सर मौजूद पाती थी। बराक के दूसरे कार्यकाल के दौरान पूरे समय वह पेंटागन और विभिन्न राज्यों के सरकारों के बीच संघर्ष करती रही ताकि लाल फीते को हटा सके, जिससे कि फौजियों और सैनिकों के पति पत्नी और अधिक कुशलता से अपनी नौकरी के लिए कोशिश कर सके। उसने एक बहुत विशाल और नए प्रशासन के निर्माण में हमारी मदद की थी, जिसका मुख्य केंद्र दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करना था। हादिया की मौत के मद्देनजर टीना ने अपने स्थानीय जानकारों को इकट्ठा किया और उन्हें शिकागो के व्यावसायिक नेता और समाज सेवकों को मेजर राम इमेनुएल के साथ काम करने और सामुदायिक कार्यक्रमों को फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि खतरे से आशंकित युवाओं के लिए काम किया जा सके। उनकी कोशिशों में महज कुछ सप्ताह के भीतर ही $33 लाख का अनुदान इकट्ठा कर लिया। अप्रैल के एक अच्छे दिन में सामुदायिक नेताओं की एक बैठक में शामिल होने और युवाओं के सशक्तिकरण पर बात करने तथा बच्चों के एक नए समूह से मिलने टीना और मैं वहां पहुंच गए। उस सर्दी की शुरुआत में सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम दिस अमेरिकन लाइफ ने अपने 2 घंटे साउथ साइड के इलाके में एंगलवुड के विलियम आर हॉपर सीनियर स्कूल के बच्चों और वहां के कर्मचारियों पर बात करने के लिए समर्पित किया था। पिछले साल उस स्कूल के तत्कालिक और तुरंत पास हुए छात्रों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनमें से 8 छात्र बुरी तरह से घायल थे। ये आंकड़े मेरे और मेरे कर्मचारियों के लिए आश्चर्यजनक थे, लेकिन दुख भरा तथ्य यह था कि देश के शहरी स्कूलों में व्यापक रूप से गोलीबारी की घटनाएं हो रही थी। युवा सशक्तिकरण की सभी बातचीत के बीच में ऐसा महसूस हो रहा था कि वास्तव में बैठकर युवाओं को सुना जाना सबसे महत्वपूर्ण है। जब मैं नौजवान थी, एंगलवुड एक बदनाम इलाका था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं कि जितना अभी था। जूनियर हाई स्कूल में मैं साप्ताहिक जीव विज्ञान के प्रयोग के लिए एंगलवुड के सामुदायिक कॉलेज में गई थी। अब सालों बाद, चूंकि मेरी मोटर केड वहाँ के उपेक्षित बंगलों की कतारों और दुकानों के सामने के हिस्सों और अतीत में खाली किए गए और जलाए गए इमारतों से होकर गुजर रही थी, तो यह सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ बस एक ही संपन्न व्यापार बच चुका था और वह था शराब की दुकानें। मैंने अपने बचपन और पड़ोस के बारे में सोचा, इस बारे में कि किस तरह घेटो शब्द एक खतरे की तरह आसपास फैलाया गया था। इसको लेकर एकमात्र संकेत जो मुझे समझ में आया था वह यह था कि इसके चर्चा से स्थायी मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता बढ़ जाती थी और उनकी संपत्ति की कीमत घट जाती थी। घेटो ने यह संदेश दिया था कि यह जगह अंधेरे में डूबा हुआ और आशाहीन दोनों है। यह वह स्तर था जब आगे आने वाली असफलता दिखाई दे रही थी और यह बुरी तरह पहुंच चुका था। इसके पास की कोने वाली दुकानें बंद करवा दी गई थी और गैस स्टेशन भी, साथ ही स्कूलों और शिक्षकों को भी नष्ट करके आसपास के बच्चों की क्षमता को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। यह एक ऐसा शब्द था जिससे सब भाग रहे थे, लेकिन यह समुदायों पर तेजी से अपना असर दिखा रहा था। पश्चिम एंगलवुड के मध्य में हॉपर हाई स्कूल था, बालू की ईंटों से बनी हुई इमारत जिसमें कई शाखाएं थी। मैं स्कूल के प्राध्यापक लॉरेंटा सैंडर्स से मिली, जो एक फुर्तीली अफ्रीकी अमेरिकी औरत थी जो इस स्कूल में पिछले 6 साल से थी, और उनके साथ स्कूलों में काम करने के लिए 2 समाज सेवी भी थे जिन्होंने अपने आप को हॉपर में पढ़ाई कर रहे 510 कम आय वाले परिवारों के बच्चों के जीवन के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उसमें से एक समाज सेविका क्रिस्टल स्मिथ को अक्सर ही हॉपर के बरामदे और क्लासरूम के बीच में खड़े होकर बच्चों के साथ सकारात्मक होकर और उन्हें सम्माननीय वाक्यों से, जैसे मैं तुम पर गर्व करती हूँ या मैं देख रही हूँ कि तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो आदि से पुकारते हुए देखा जा सकता था। वह चिल्लाती थी, मैं पहले से ही तुम्हारी सराहना करती हूँ, हर उस अच्छे चुनाव के लिए जिसे लेकर उनका विश्वास था कि बच्चे अच्छा करेंगे। उस दिन स्कूल के पुस्तकालय में
मैं हॉपर के 22 बच्चों के समूह में शामिल हुई। सभी अफ्रीकी अमेरिकी थे और ज्यादातर उनमें से जूनियर और सीनियर थे। वे सोसोफोन और कुर्सियों पर बैठे थे और खाकी कॉलर वाली कमीज में थे। उनमें से ज्यादातर बातें करने के लिए बेचैन थे। उन्होंने गैंग के हर दिन के वहाँ और हर घंटे के डर और हिंसा के बारे में बताया। कुछ ने बताया कि उनके अभिभावक या तो नहीं है या व्यसन के शिकार है। उनमें से कुछ ने अपना समय बाल सुधार गृह में भी बिताया था। एक जूनियर जिसका नाम थॉमस था ने अपनी आंखों से अपनी अच्छी दोस्त 16 साल की लड़की को पिछली गर्मियों में बंदूक की गोली से मरते देखा था। वह तब भी वहाँ था जब उसका बड़ा भाई बंदूक की गोली लगने से आंशिक रूप से लकवे का शिकार हो गया था और उसी घटना में व्हीलचेयर पर बैठे हुए दोबारा गोली लगने के कारण बहुत अधिक जख्मी हो गया था। उस दिन वहाँ मौजूद लगभग हर बच्चे ने किसी न किसी अपने को खोया था, एक दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, एक गोली के कारण। इसी दौरान उनमें से कुछ लेक फ्रंट या नेवी के बांध को देखने शहर के दूसरे छोर पर गए हुए थे। एक बिंदु पर आकर एक समाज सेविका ने बीच में टोकते हुए समूह से कहा, 80 डिग्री और चमकीला दिन। उस घेरे में बैठे सभी ने उदासी के साथ अपना सिर हिलाया। मैं नहीं जानती क्यों। श्रीमती ओबामा, बताइए, उन्होंने कहा, आपके दिमाग में क्या चलता है जब आप सुबह जगती है और मौसम पूर्वानुमान में सुनती है कि तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट और दिन चमकीला है। वह स्पष्ट रूप से जवाब जानती थी, लेकिन चाहती थी कि मैं भी सुनूं। हॉपर के सभी छात्रों ने माना था कि इस तरह का एक दिन अच्छा नहीं था। जब मौसम अच्छा था तब वे गैंग और ज्यादा क्रियाशील हो जाते थे और गोलीबारी और बुरी तरह से होने लगती थी। इन बच्चों ने अपने पर्यावरण के अनुसार उल्टे तर्क को स्वीकार कर लिया था। जब मौसम अच्छा होता है तो वे घर पर रहते थे। गैंग के क्षेत्रों और इलाकों के आधार पर स्कूल आने जाने वाले रास्तों में परिवर्तन करते थे। उन्होंने बताया था कि कभी कभी घर जाने के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता वह होता है जहां दोनों तरफ से गाड़ियां आती थी और बच्चे उस सड़क को पार करते हुए बीच में खड़े रहते थे। इस तरह करने से उन्हें किसी भी बढ़ रहे झगड़े या संभावित गोलीबारी का सही दृश्य दिखाई देता था और इसकी वजह से उन्हें भागने के लिए और अधिक समय मिल जाता था। अमेरिका एक सहज जगह नहीं है। इसके विरोधाभास मेरे सिर चकरा देते थे। मैंने स्वयं को एक मैनहट्टन के विशाल पेंट हाउस में फंड जुटाने वाले डेमोक्रेटिक लोगों के बीच में पाया, जहां मैं उन अमीर औरतों के साथ बैठकर वाइन का घूंट पी रही थी जो यह दावा करती थी कि वे शिक्षा और बच्चों के मामलों को लेकर बहुत ज्यादा उत्साही है, लेकिन उसी समय मेरी तरफ थोड़ा झुकते हुए यह भी बताती थी कि वॉल स्ट्रीट में काम करने वाले उनके पति किसी भी ऐसे आदमी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे जो उनके करों को बढ़ाने के बारे में सोच रहा हो। और अब मैं हॉपर में थी, उन बच्चों के बीच में जो यह बता रहे थे कि किस तरह जिंदा बचा जा सकता है। मैंने उनके साहस और क्षमता की सराहना की। मैंने हताश से यह प्रार्थना की कि काश उन्हें इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। तभी उनमें से एक ने मुझे मासूम नजरों से देखा। यह अच्छी बात है कि आप यहाँ हैं, उसने संकुचाते हुए कहा, लेकिन आप इसके बारे में वास्तविक रूप में क्या करने वाली है? उसके लिए मैं वॉशिंगटन डीसी की प्रतिनिधि थी, उतना ही जितना मैं साउथ साइड की थी। और जब बात वॉशिंगटन की थी तब मैं महसूस करती थी कि मुझे उन्हें सच बताना चाहिए। ईमानदारी से कहूँ तो मैं शुरू किया है। मैं जानती हूँ कि आप लोग यहाँ बहुत कुछ झेल रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में आपको कोई नहीं बचाने वाला है। वॉशिंगटन में बहुत सारे लोग इसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन लोगों में से बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि आप लोगों का अस्तित्व भी है। मैंने उस छात्रों को बताया कि प्रगति की चाल बहुत धीमी है और यह भी कि वे चुपचाप बैठकर परिवर्तन आने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे अमेरिकी लोग यह नहीं चाहते हैं कि उनके करों में वृद्धि हो और कांग्रेस ऐसे किसी बजट को पक्षपात ढंग से पास नहीं कर सकती है। इसीलिए उन्हें समुदाय के लोगों की कायापलट और शिक्षा के लिए लाखों डॉलर का निवेश नहीं होने जा रहा है। न्यू टाउन के आतंक के बाद भी ऐसे सांसदों के साथ जो बच्चे की सुरक्षा के बजाय राष्ट्रीय राइफल संघ के
दान एकत्रित करने में ज्यादा रुचि ले रहे थे। कांग्रेस किसी भी स्थिति में ऐसे कदम को उठाने में दृढ़ नजर नहीं आ रही थी जो गलत हाथों में बंदूक जाने से रोक सके। मैंने कहा था कि राजनीति एक उलझन थी। इस मुद्दे पर मेरे कहने के लिए कुछ ऐसा नहीं था जो मनोबल को बढ़ाने या प्रोत्साहित करने वाला हो। मैं लगातार बोल रही थी, हालांकि एक अलग जोश से जो धीरे मेरे अंदर साउथ साइड से आ रहा था। मैंने कहा कि स्कूल का इस्तेमाल करो। इन बच्चों ने मेरे साथ कुछ घंटे अपने दर्दनाक और परेशान कर देने वाली कहानियों को कहते हुए बिताया था, लेकिन मैंने उन्हें यह याद दिलाया कि यह कहानियाँ उनके जिद, आत्मविश्वास और उभरने की उनकी क्षमता को दिखलाती है। मैंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनके पास वो सब कुछ है जो पहले से है, जो सफलता की ओर बढ़ने के लिए जरूरी होता है। यह एक ऐसे स्कूल में बैठे थे जो उन्हें मुफ्त शिक्षा दे रहा था, मैंने कहा, और इसके अंदर समर्पित और परवाह करने वाले बहुत सारे वयस्क लोग थे जिन्हें यह लगता था कि उनका महत्व है। लगभग 6 सप्ताह बाद स्थानीय व्यापारियों के एक समूह के अनुदान के कारण हॉपर स्कूल के कुछ बच्चे व्हाइट हाउस आ पाए, मुझसे और बराक से निजी रूप से मिलने और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कुछ समय बिताने, यह सीखने के लिए कि कॉलेज कैसा था। मैंने यह आशा की कि वे लोग खुद को वहां प्रवेश करते हुए देखें। मैं कभी यह दावा नहीं करूंगी कि प्रथम महिला से मिलने वाले कुछ शब्द और उससे गले लगाने से किसी का जीवन बदल सकता है, या उन बच्चों को उस रास्ते पर चलने का कोई आसान रास्ता मिल सकता है जो हॉपर में वे झेल रहे थे। कोई भी कहानी इतनी सरल नहीं होती है, और बेशक उस दिन उस पुस्तकालय में बैठे हुए हम सब लोग यह जानते थे, लेकिन मैं वहां अमेरिका में एक अश्वेत शहरी बच्चे के बारे में पुराने और घातक कहावत को बदलने के लिए खड़ी थी। वह बच्चा जो अपनी भावी असफलताओं को पहले से ही जानता था और फिर जल्दी ही असफल भी हो जाता। अगर मैं उन बच्चों की ताकत की तरफ इशारा कर सकती थी और उन्हें आगे आने वाले समय की झलक दिखला सकती थी, तो मैं हमेशा ऐसा करती। यह एक छोटा सा परिवर्तन था जो मैं कर सकती थी।